स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर हाउ फोर्स अफेक्ट मोशंस। सो लेट्स स्टार्ट। आप सभी को पता है कि फोर्सेस क्या होते हैं, आपने पढ़ा पिछले क्लासेस में, और अभी जब आप क्लास में आए तो आपने फोर्स पढ़ने से पहले मोशन पढ़ा। तो मोशन जब फोर्स होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या आप में से कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स बता सकता है किसी भी फोर्स का? अब ये कि भैया घर वाले फोर्स कर देते हैं कि इनको एडमिशन ले लो, या फिर स्टाफ को फोर्स कर देते हैं कि विदाउट फोर्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स की फोर्स से क्या क्या किस तरीके के मोशन इफेक्ट होते हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है रियल लाइफ में। तो पहला है द वेरियस कंसेप्ट ऑफ फोर्स। वी नो दैट we apply force on an object, there is a change in the motion of an object. Let's suppose एक बॉडी है, वो अभी रेस्ट पे है, पर मैं उसे अपने हाथ से उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज होगी, या सभी को, या फिर उसके साइज या शेप में कोई चेंज आएगा। जैसे कि हम नींबू, हमारे घर में एग्जाम्पल, जब हम सलाद काटते हैं तो नींबू निचोड़ने के लिए अपने हाथ से उसे थोड़ा सा प्रेस करते हैं, यानी कि हम उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उसकी साइज की और शेप में चेंज आ रहा है। या फिर हम क्या करते हैं, जैसे बच्चों अपने छोटे छोटे बेबीज को छोटी वोकर में घुमाते हैं कभी न कभी, तो हम पीछे से वो खुद तो चला नहीं सकते, तो हम फोर्स अप्लाई करके उस गाड़ी को मोशन में लाते हैं। और हमें जब डायरेक्शन चेंज करना होता है तो हम डायरेक्शन मोशन को चेंज कर देते हैं, तो उससे डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है गाड़ी की। तो यही यूज होते हैं रियल लाइफ में जो फोर्स की वजह से होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फोर्स अप्लाई करने से हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला सकते हैं, किसी को रेस्ट में है कोई चीज़ उसे मोशन में भी ला सकते हैं, या फिर उसकी स्पीड में भी कोई चेंज ला सकते हैं, या उसकी शेप एंड साइज में भी कोई ना कोई चेंज ला सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी एनसीईआरटी में से लिए हुए हैं। ये दीदी देखो फुटबॉल खेल रही है, कितना अच्छा। ये फुटबॉल को किक मारने जा रही है, तो फुटबॉल को किक मारेंगे तो अभी फुटबॉल रेस्ट पे है ग्राउंड में, पर लेकिन जैसे दीदी किक मारेंगे तो ग्राउंड में उसी पोजीशन में तो फुटबॉल रहेगी नहीं, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा और ये अपनी बॉल मोशन में आएगी। या फिर हम लड़के लोग तो क्रिकेट ही खेलते हैं ज़्यादातर, तो लड़के को क्रिकेट पसंद होता है, तो अगर हम बॉल को अपनी बैट से हिट करते हैं तो जिस डायरेक्शन में बॉल फेंकता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारे से बल्ले से में जाती है, या और किसी डायरेक्शन में जाती है। और ये नींबू वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया कि घर में आप सबने नींबू तो नहीं चोका ही है। तो ये सब है कंसेप्ट ऑफ फोर्स इन द रियल लाइफ। अब फोर्स होता क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप और मैंने सबने पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है। अब जिसने नहीं पढ़ा उसकी बात अलग है भाई। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मोशन पढ़ने से पहले कि हमारी जितनी भी रियल लाइफ क्वांटिटीज होते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को हमने फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। अब किसको याद आ रहा है? जिसने पढ़ा उसको याद आएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको याद नहीं आएगा। स्केलर क्वांटिटीज को जिसे मेजर करने का फोकस मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करते टाइम हम उसका मैग्नीट्यूड भी मेजर करते हैं। हम ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो स्केलर क्वांटिटीज।
वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें हमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमने पढ़ा था इससे पिछले चैप्टर में वेलोसिटी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि कोई बंदा खड़ा उसको तो दोनों तरफ से दो बंदे खींच रहे हैं सेम फोर्स के साथ, तो वो बंदा क्या अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल क्वांटिटी का फोर्स लग रहा है और दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट इफेक्ट तो उस पर जीरो होने वाला है। तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें उस बंदे को जिस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में लेके जाना है, तो दो बंदे दूसरी तरफ से फोर्स लगा रहे थे, उन्हें भी अपनी तरफ अपनी साइड से फोर्स लगाने को बोलो तो उस बंदे की कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी होगी, जो नेट इफेक्ट है वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लग रहा है, जो डायरेक्शन की वजह से जो नेट इफेक्ट जीरो हो जा रहा था पहले, अब वो जीरो नहीं होगा, तो उस बंदे का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना तय है। अब यूनिट ऑफ फोर्स हमने पढ़ी है कि न्यूटन के न्यूटन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस वी हैव एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ। अब कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो हमने नाम तो काफ़ी बार सुने हैं या हमने एक्सपीरियंस तो करा पर उनके पर्टिकुलर नाम नहीं पता, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो हम फिफ्थ सिक्स क्लास से पढ़ते जा रहे हैं कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवरी करी थी। तो जो भी फोर्स हमारी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रही है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो है हम अर्थ पे जो है जमीन से सट के चल पा रहे हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एब्सेंट हो तो हम हवा में मून की तरफ फ्लोट करेंगे, ये बात सभी जानते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो हम जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे होते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो, ये बच्चा जो है डेस्क को इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये तो हमने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करा होगा, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स जहाँ पे भी एब्सेंट होता है तो वहाँ पे हम स्लिप हो जाते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके से हमारी लाइफ में बहुत यूजफुल है। अगर फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट होगा तो हम अपनी अर्थ पे कभी मूव भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरे तरीके के फोर्स होते हैं मस्कुलर फोर्स, जब हम दौड़ते हैं तो अपने पैर से जमीन को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो अपनी मसल्स का यूज करके, तो सब मस्कुलर फोर्स। या फिर कोई ऑब्जेक्ट देखो, ये भाई कितनी मेहनत कर रहा है, अपने से ज़्यादा वजन उठा रहा है, तो ये और ये भाई देखो इसने देखो दिमाग का इस्तेमाल कर लिया तो ये ट्रॉली में रख के लेके जा रहा है। तो ये सब जितने भी फोर्सेज है मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि इसमें हम अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं। और एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, हमने पता है कि ये खेल तो सबने खेला होगा बचपन में, एक मैग्नेट लेके लोहे की चीज़ों को या कील वगैरह को मैग्नेट पे चिपकाया होगा, या फिर तो मैग्नेट को लेके उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ खिलवाड़ करा होगा कि एक बार नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास में लाए होंगे तो सेम पोल जब दो मैग्नेट के एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अगर एक तरफ से नॉर्थ पोल को लाएंगे तो दूसरी तरफ से साउथ पोल को लाएंगे, तो दोनों अपोजिट पोल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों मैग्नेट जो है चिपक जाएंगे आपस में। ये कंसेप्ट तो हम सभी ने पढ़ा हुआ है। अब फोर्स को मेजर कैसे करते हैं, हमने रियल लाइफ में देखा होगा कि हम कुछ भी चीज़ को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। पहले यूज़ करते थे ज़्यादातर स्प्रिंग बैलेंस का, पर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ गई हैं, तो हालांकि उसमें भी होती स्प्रिंग ही है पर हमें दिखाई नहीं देती, फिजिकल नहीं होती।
लेकिन अभी गली मोहल्ले में कोई सब्जी वगैरह वाला आता होगा वेंडर, तो वो अभी भी स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करता है। तो वो हालांकि वेट मीजर करने के लिए करता है, लेकिन अगर उस स्प्रिंग बैलेंस पे कोई ऑब्जेक्ट न लगा के तुम उसके फ्री एंड को ऐसे खींचोगे ना, तो वो तुम्हें मीजर करके दे देगा कि तुमने कितने फोर्स के साथ उसको नीचे की तरफ पुश किया है। तो वो जो उस टाइम पे जो मेजरमेंट होगी वो तुम्हारा पर्टिकुलर फोर्स मेजर करेगा कि तुमने कितना पर्टिकुलर फोर्स लगा के उसे अपनी तरफ खींचा है, पुल डाउन किया है। अब फोर्सेस भी दो तरीके के फर्दर क्लासीफाई हो जाते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, अब हमारी रियल लाइफ में ना किसी भी बॉडी पे पर्टिकुलरली खुद कब ऐसा होगा कि एक ही फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। हो सकता है कि एक बॉडी पे एक ही तरीके का फोर्स लग रहा हो, पर जनरल लाइफ में ऐसा होता नहीं। अगर तुम कहीं पे बैठे भी हो ना अभी, तो तुम्हारे ऊपर भी इस टाइम भी एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है जब भी तुम बैठे हुए हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, एयर एयर का फोर्स जो नेग्लिजिबल है, या फिर कुछ काम कर रहे होगे तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फोर्स एक्सपोर्ट लग ही रहा होगा। जैसे कि तुम एक छोटा सा ये देख रहे हो कि अपने हाथ से इस पर्टिकुलर बॉक्स को पुश कर रहा है दूसरी की तरफ, तो एक तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लग ही रहा होगा, जिस डायरेक्शन में से फोर्स कर रहा होगा मूव करने के लिए उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स तो लग ही रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ मस्कुलर फोर्स भी लग रहा होगा। तो दो फोर्स तो लग ही रहा है। या फिर इस बाल्टी में, देखो छोटी सी बाल्टी में पानी लगा हुआ, पानी भर के बोर्ड रख दी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा एक तो बोर्ड पे, और एक तुम्हें पड़ा होगा कि पानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उसका नाम था बुओइंट फोर्स। तो यहाँ पे भी दो फोर्स लग रहे हैं। तो हमारे रियल लाइफ में ना एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस हमेशा लग रहे होते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। तो अब बैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स होते क्या है? बैलेंस फोर्स वो होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो दोनों तरफ से सेम हो। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक दिखा रखा मैंने तो नेट इस ब्लॉक पे ना 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन से लगा है, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन से लगा है। तो हालांकि ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, पर इनकी डायरेक्शन जो है क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है इस ब्लॉक पे, जीरो। तो ये ब्लॉक कहीं भी नहीं खिसकेगा, ना इधर को खिसकेगा ना इधर खिसकेगा, ये अपनी जगह पे स्टेशनरी है, क्योंकि नेट फोर्स क्या है इस ब्लॉक पे, जीरो। तो ये इस तरीके की फोर्सेस को भैया आप बोल देते हैं बैलेंस फोर्सेस, ठीक है। अब तुमने रियल लाइफ में वो तो खेला होगा टग ऑफ वॉर। अब मुझे पता नहीं है हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, रस्सी पकड़ के एक तरफ से चार लोग या चार से ज़्यादा लोग खींचते हैं, तो तुम्हारी मर्जी है भाई कितने भी लोग, और दूसरी तरफ से भी उतने ही लोग खींचते हैं। तो अगर नेट फोर्स दोनों तरफ से बैलेंस होता है तो कोई भी खिसकता नहीं है, मतलब कोई भी ना हारता है ना कोई भी जीतता है। पर लेकिन अगर दूसरी तरफ एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लग जाता है तो जो दूसरी साइड वाले होते हैं वो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में खींचे चले आते हैं। तो जो जिन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाया हुआ होता है वो जीत जाते हैं। अब ऐसे ही इसका दूसरा वो है अनबैलेंस फोर्स। जब जीत कोई भी नहीं जीतता तो यानी कि बैलेंस फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड से फोर्स लग रहा है, तो वो हो जाते हैं बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स हो जाते हैं जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स तुम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। देखो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जो नेट इफेक्ट होगा वो 10। अगर तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करते हो तो इस डायरेक्शन को तुम्हें नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा 10 न्यूटन वाली साइड को। तो नेट इफेक्ट आ जाएगा -5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये लोग जो है इस डायरेक्शन में खींचा चला गया, इस डायरेक्शन में समझ में आ रहा है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स
लगता है किसी बॉडी पे, तो नेट इफेक्ट जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, और तो जो ऑब्जेक्ट है वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रही होगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि 5 न्यूटन वाले को पॉजिटिव कंसीडर करना है कि 10 न्यूटन वाले को पॉजिटिव कंसीडर करना है, और जो नेट इफेक्ट होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है भाई, और मैं अब जैसे टग ऑफ वॉर का मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये देखो भैया और दीदी, भैया भी है दीदी भी है, तो अभी नेट इफेक्ट दोनों तरफ से फोर्स जो है सेम और इक्वल, और नेट फोर्स जो है जीरो है, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन से। और यहाँ पे देखो ये इस साइड वाले जीत गए क्योंकि इन्होंने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, और ये वाले हार गए। अब तुम किसी ऑब्जेक्ट में एक ही तरफ से फोर्स लगाओगे, चाहे इक्वल लगाओ चाहे अनइक्वल लगाओ, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होएगी। इस तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो जीरो या नेग्लिजिबल है, तो फिर इस तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो ऐड होता चलेगा। तो ये जो कार है इस तरफ को मूव करता है, इस तरफ फोर्स लग रहा है। अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे देखो। Two forces of 10 Newton or 6 Newton are acting on a block lying on the table as shown in figure ABC. What is the magnitude and direction of a net force acting on the block in each case? तो अब तुम्हें अगर कंसेप्ट समझ में आया तो इसे करने की कोशिश करो, जैसे कि अब मैं करके दिखा, फिर मैंने स्लाइड ऐड कर दी। अब पहले इस फिगर में, पहले यही फिगर में दोनों तरफ फोर्स जो है सेम साइड से लग रहा है, तो 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है और 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उसमें डायरेक्शन में इस तरफ वाले को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ जिस तरफ से फोर्स लग रहा है, तो दोनों एक ही तरफ से लग रहे हैं, तो 10 प्लस 6, तो 10 प्लस 6 यहाँ पर देखा जाए तो 16 न्यूटन को ओवरऑल फोर्स लग जाएगा इस ब्लॉक पे। ऐसे ही इस ब्लॉक पे इस तरफ से 10 न्यूटन का लगा दिया, इस तरफ से 6 न्यूटन का लगा दिया, तो 10 न्यूटन वाली साइड को मैं पॉजिटिव कंसीडर करके चल रहा हूँ, इस तरफ नेगेटिव कंसीडर करूँगा, तो इस तरफ से प्लस का 10 और इस तरफ से माइनस का 6, तो प्लस 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा नेट फोर्स, प्लस का 4 न्यूटन। ऐसे केस सी में इस तरफ से 6 न्यूटन का, इस तरफ से 10 न्यूटन का लगा दिया, लेकिन अभी मैंने जो फोर्स कंसीडर करा था इस तरफ वाला पॉजिटिव, तो ये प्लस का 6 न्यूटन, ये माइनस का 10 न्यूटन, तो इस बार जो फोर्स आएगा वो माइनस का 4 न्यूटन आएगा। समझ में आया? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल हो रहा है, एक वेट लिफ्टर है, वो एक डंबल या बारबेल बोल लो वो लिफ्ट कर रहा है, जैसा कि फिगर में तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो उस पर इस टाइप कौन से दो फोर्सेस लगे होंगे पहले तो ये बताओ भाई। ये डंबल या अभी तुमने लोड उठाई होगी तो नीचे से ऊपर ले जाने में तो मस्कुलर फोर्स लगेगा मांस का, उसे बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे हर ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, तो ऊपर की तरफ लिफ्ट करने की कोशिश करोगे और ग्रेविटी जो है उसे बोर्ड को या बारबेल को नीचे की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इस टाइप की एक दो फोर्सेज लगने हैं, तो मस्कुलर फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। आर दिस फोर्सेज बैलेंस्ड इफ द वेट लिफ्टर कीप द बारबेल स्टडी? अगर वो कह रहा है वेट लिफ्टर जो है अपनी इस बारबेल को थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में फोल्ड करके रखे सेम पोजीशन में, तो क्या ये फोर्सेस बैलेंस्ड है? हाँ डेफिनेटली बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस नहीं होते तो
जिस तरफ को ज़्यादा फोर्स लगता उस तरफ को ये इंक्लाइन करने की कोशिश करता और वेट लिफ्टर उसको होल्ड ही नहीं कर पाता। तो जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं इस टाइप में, ग्रेविटेशनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, वो बैलेंस है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। भाई तुमने जो मस्कुलर फोर्स लगाया है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ लगाया है, लेकिन जो ग्रेविटी है उसे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। पर जो बार बैल है वो तुमने स्टडी पोजीशन में होल्ड करा हुआ है। तो जो स्टेम फोर्सेज है वो बैलेंस है और बट अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ गए? अब दूसरे एग्जाम्पल में देखो, दो प्लेन है आर और एस, दोनों आम ऐसे करने में पंजा लगा रहे हैं, तो हरियाणा के छोटे लग रहे हैं हरियाणा के। तो अब एक बंदे का जो मान लो आर बंदा, उसका जो टिल्ट हो गया थोड़ी हाथ नीचे को, तो इस टाइम पे ये जो फोर्स लग रहे हैं ये बैलेंस है नहीं। अगर बैलेंस होते तो दोनों ना हाथ उस तरफ टिल्ट होता ना इस तरफ टिल्ट होता, सेम स्टडी पोजीशन में रहते दोनों के हाथ, ना कोई हारता ना कोई जीतता। जो जीता उसने ज़्यादा फोर्स लगाया होगा, इसीलिए जो दूसरे का हाथ है वो डाउनवर्ड टिल्ट हो गया। तो ये जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस फोर्सेस हैं। समझ गए भाई, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस। तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, बाकी का चैप्टर फिर कभी कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है कल ही आ जाए दूसरा पार्ट। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं।